बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, और एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद एंड पे आपसे चंद इम्पोर्टेंट बातें करूँगा, वो आपने ज़रूर सुननी है इस वीडियो लेक्चर के शॉर्ट क्वेश्चन के एंड पे, ठीक है। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे लाहौर बोर्ड में 44 मार्क्स एक्सरसाइज के ही हैं, यानी 85 तो टोटल नंबर हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स के, और उनमें 85 में भी 44 मार्क्स सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी शॉर्ट क्वेश्चन की है, और इन शॉर्ट क्वेश्चन 22 आएंगे। 33 में से 22 अटैम्प्ट करने, 11 की ऑप्शन होगी। 22 जो करने हमने उनके मार्क्स 44 होंगे। ये पेपर पैटर्न मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया हुआ, जिन्होंने नहीं देखा वो इस चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाएं, इस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, उधर सारी वीडियोस इस चैप्टर की पड़ी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 22 जिनके मार्क्स 44 हैं, इनमें एक्सरसाइज के भी होंगे और एडिशनल भी होंगे जो लाहौर बोर्ड में आने हैं। अब एक्सरसाइज के कौन से होते हैं जो आपकी बुक के एंड पे दिए होते हैं, और एडिशन कौन से जो आपकी बुक में नहीं है, बीच में से कोई भी बन सकते हैं, डिफाइन इधर उधर लॉजिकल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जहाँ जो इन्फॉर्मेशन में दिए होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। अब देखें, हमने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, एक तो एक्सरसाइज के करेंगे, और एक्सरसाइज के आप अगर सारे काउंट कर लें, जैसे ये चैप्टर 12 के 9 है, इसी तरह चलते जाएँ सबको ऐड कर दें, तो ये टोटल 144 शॉर्ट क्वेश्चन है फुल बुक है। सिर्फ 144 शॉर्ट क्वेश्चन है फुल बुक है, अगर आप इसको काउंट करें तो इन 144 में आपको जो आपके लाहौर बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो कंपलसरी आपको 50% ज़रूर आएंगे। 44 मार्क्स के आने हैं शॉर्ट क्वेश्चन, तो उनमें आधे नंबर इन एक्सरसाइज में ज़रूर होंगे। तो आपने इनको अच्छी तरह से तैयार करना है कंपलसरी। फिर उसके बाद एडिशनल आ जाए। एडिशनल तो वैसे ही साथ साथ तैयार हो रहे हैं। आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, तो उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन में कोई आता है तो आप कर सकते हैं तैयार। तो इसके अलावा भी मैं आपको बुक लगवाऊंगा, वहाँ से आपको एडिशनल कंसेप्चुअल, लॉजिकल और सिंपल और इंफॉर्मेशन बेस्ड सारे क्वेश्चन, शॉर्टकट क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो पास्ट पेपर में भी आए हुए हैं, ताकि कोई क्वेश्चन ना रह सके, हमारे 100% मार्क्स आए लाहौर बोर्ड में फ़िज़िक्स में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया पेपर पैटर्न के वाले से कितने इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन पे हमने ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और चलें अब हम स्टार्ट लेते हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन पे। तो इसके लिए आपके पास बुक होगी, टेक्स्ट बुक आपके पास हो। टेक्स्ट बुक मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की थी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो आप पास रखें, नहीं तो मैं इधर स्टेटमेंट आपको साथ साथ शो करता जाऊँगा स्क्रीन पे, आप उधर से भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो किसी स्पेस में, रीजन में, तो वहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना है। तो इसका क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, ये बुक भी आपको मैंने दी हुई है, ठीक है, ग्रुप में शेयर की हुई है, वहाँ से देख लिया होगा, और मैंने स्क्रीन पे भी ये शॉर्ट क्वेश्चन शेयर कर दिया। तो इसका आंसर देखते हैं। अब आंसर में देखें, हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमने फार्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। ये हमने फार्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट में। अच्छा देखिए, हमें एक पोटेंशियल तो कांस्टेंट दिया हुआ है, और हम जानते हैं जब एक क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उसका चेंज होना ही नहीं है, तो चेंज क्या आएगा, 0। पोटेंशियल कांस्टेंट है, डेल्टा चेंज को कहते हैं ना, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। ये कांस्टेंट, तो ये इसका चेंज 0 हो जाएगा। 0 इधर पुट कर दें तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 ओवर डेल्टा आर। तो 0 ओवर समथिंग आ रहा है, 0 ओवर समथिंग 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अब देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ये तो मैंने आपको एमसीक्यूज में भी करवाया था, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स में, उसमें उस टॉपिक में एमसीक्यूज करवाई थी काफ़ी। उसमें एक ये भी था, उधर मैंने आपको बताया था, ये डायग्राम से मैं बताता हूँ। ये अगर स्फेरिकल स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर है, इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो बताएं पोटेंशियल क्या होगा। और इसके आउटसाइड पे चार्ज दिया हुआ था,
आउटसाइड पे चार्ज भी है, आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, लेकिन इनसाइड ना ही चार्ज है ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो बताएं पोटेंशियल क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, वही जो इधर बात करके आ रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल कांस्टेंट है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में उसने हमें कहा है कि आप सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दी पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। कह रहा है अगर आप पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करें तो पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। तो इसको ना आंसर से ही देखते हैं। आप इधर फॉर्मूला लिखें पोटेंशियल का। हम जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। इधर आर होता है पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में आर स्क्वायर होता है। ठीक है। ये इसका फार्मूला हमने लिख लिया। अब देखें, ये अगर इस फार्मूले को देखें तो पोटेंशियल किसके इन्वर्स है? डिस्टेंस के। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इन्वर्स है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। दोनों ही डिस्टेंस के इन्वर्स हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें कहा कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को फॉलो कर रहे हैं। हम लेट करें ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और हम जानते हैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होती है। अगर ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, अगर आप इससे आउटवर्ड यहाँ पे ये आउटवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको फॉलो करें तो फॉलो करेंगे तो आप भी चार्ज से अवे जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटवर्ड है तो आप भी आउटवर्ड जाएंगे। जब आउटवर्ड चार्ज से अवे जाएंगे तो ये डिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि डिस्टेंस पोटेंशियल इनवर्स है। सिमिलर सेम केस हेयर, अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की फील्ड को फॉलो करें, अवे जाएंगे आप, डिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी और पोटेंशियल भी कम होगी। बोथ विल डिक्रीज। और रीजन में कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्स है और इसकी रीजन में कहेंगे पोटेंशियल इन्वर्स है। किसके इन्वर्स है? डिस्टेंस के। ठीक है। तो ये इन दोनों के हमने आंसर देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश दैट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज़ पॉजिटिवली चार्ज। हमने बताना है कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है। चूँकि चार्ज तो नज़र नहीं आता, हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव हो हम देख नहीं सकते, उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, देख नहीं सकते। अब इधर ये कैपेसिटर प्लेट्स हैं, लेट करें ये पॉजिटिव और ये कैपेसिटर प्लेट है, हमें नहीं पता इस पर और इस पर कौन सा चार्ज है, हम ये से फाइंड करना चाहते हैं। तो इसको हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ करेंगे। ये इलेक्ट्रोस्कोप की मैंने डायग्राम ड्रा कर दी। इलेक्ट्रोस्कोप की ये सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने डायग्राम ड्रा की है। ठीक है। इसकी कम्प्लेक्स डायग्राम होती है वैसे, ये ऑपरेटर डिवाइस है पूरी और इसकी ये डिस्क है और इसकी डिस्क पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। अब देखें इधर पॉजिटिव है तो इसी तरह ये सारा पॉजिटिव चार्ज इन पे आया और ये जो होती हैं इनको गोल्ड लीव्स कहते हैं। ये जो 2 लीव्स हैं इनका हम नाम रख लेते हैं गोल्ड लीव। गोल्ड की लीव्स बने होते हैं, पत्ते बने होते हैं गोल्ड के, सोने के। अब देखें ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है और यहाँ पर ये कैपेसिटर है और हमने देखना है कैपेसिटर की किस प्लेट पे कौन सा चार्ज है। लेट करें मैं इस पे देखना चाहता हूँ इस पे कौन सा चार्ज है। मैं इस डिस्क को क्लोज लेकर आऊँगा और देखूँगा इन लीव्स को। अगर ये लीव्स अवे हो गए, एक्सपेंड कर गए, तो इसका मतलब है इधर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों भला? ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये रिपल्शन इधर भी आएगी, इन लीव्स के दरमियान भी रिपल्शन बढ़ जाएगी। रिपल्शन बढ़ेगी तो लीव्स क्या हो जाएंगे? एक्सपेंड कर जाएंगे। जो ही लीव एक्सपेंड करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता, सपोज नज़र तो नहीं आएगा, सपोज इधर नेगेटिव चार्ज है, हम इसको पास लेकर आए तो ये लीव्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये नियर हो जाएंगे। नियर क्यों होंगे? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं।
तो ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, इधर पॉजिटिव कम रह जाएगा। जब पॉजिटिव कम रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रिपल्शन पॉजिटिव पॉजिटिव की कम हो जाएगी, ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ हो जाएगा ना, अट्रैक्ट हो गया नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो इधर पॉजिटिव कम हो जाएगा, रिपल्शन कम हो जाएगी इन लीव्स की, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है अगर लीव्स एक्सपेंड करेंगे तो कैपेसिटर की प्लेट पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। अगर लीव्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो फिर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हमने मेजर कर लिया कैपेसिटर के किस प्लेट पे कौन सा चार्ज है। तो हम कैसे बता रहे हैं, गोल्डी इलेक्टर वी कैन डिटरमाइन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिव चार्ज बाय यूजिंग, वी टेल इट बाय यूजिंग गोल्डी इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, जब हम करीब लाएंगे व्हेन वी ब्रिंग इट नियर द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, देन if leaves are expand then plate charge on capacitor plate is positive, and if these leaves are contract then the charge on the plate is negative। ठीक हो गया, ये आंसर आपको मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया, आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कर चलते हैं। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट, अच्छा ये थर्ड था, 4 की तरफ चलते हैं। डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। अच्छा ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं, आपके पास बुक होनी चाहिए, क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, आप उसको एक दफ़ा देख लें क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन 4 के हमारे पास यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं। ए पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि ये 2 पैरेलल प्लेट्स हैं और इनके दरमियान पॉजिटिव चार्ज है। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है इन दोनों प्लेट पे सेम चार्ज है, तो बताएं इस पे कितनी फोर्स एक्ट करेगी। ठीक है, फिर बी पार्ट पे आ जाएं। बी पार्ट में कहता है कि बी पार्ट में यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। बी पार्ट में कहता है कि अगर इन प्लेट्स पे ऑपोजिट चार्ज हो जाए तो फिर हमने बताना है कि चार्ज कितनी फोर्स एक्ट करेगी। लाइक मैं इधर ये डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ, ये फर्स्ट और ये सेकंड प्लेट है, एक पे ये पॉजिटिव है और एक पे नेगेटिव है और इनके दरमियान पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये बी पार्ट हो गया। ठीक है, तो अगेन इसमें भी ये बताना है कि चार्ज पे फोर्स कितनी लगेगी। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है दोनों प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज पे फोर्स बतानी है जो इनके दरमियान है। दूसरे पार्ट में कह रहा है ऑपोजिट चार्ज है प्लेट्स के पे और जो दरमियान में चार्ज है उस पर फोर्स बतानी है। तो चलें फोर्स बताते हैं क्या होगी। अब देखें ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ये प्लेट पे पॉजिटिव है, आउटवर्ड होगी, तो फोर्स भी किधर लगेगी, इधर को आउटवर्ड लगेगी, ये फोर्स होगी। और ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, तो इसकी फोर्स भी क्या होगी, आउटवर्ड होगी। दोनों पे सेम चार्ज है, इधर 3 कॉलम है तो इधर भी 3 कॉलम पॉजिटिव है, तो दोनों इक्वल होंगी, फोर्सेस तो कैंसिल हो जाएंगी, हम इनको कैंसिल कर देंगे और नेट फोर्स कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्यों बोला, क्योंकि दोनों चार्जेस पे, दोनों प्लेट पे चार्ज सेम है और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों किस तरफ होंगी, आउटवर्ड होंगी, तो ऑपोजिट हो जाएंगी, कैंसिल कर जाएंगी। एक ऑपोजिट के लिए नेगेटिव लगाते हैं, ऐड करेंगे तो ऑपोजिट के लिए नेगेटिव लगाएंगे, कैंसिल हो जाएंगी, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी, 0। इस सेंटर वाले पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। अब आ जाए, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो अब क्या केस होगा। हम जानते हैं कि पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होगी, फोर्स भी आउटवर्ड होगी, और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ होती है और फोर्स भी इसकी क्या होगी, नेगेटिव की तरफ होगी। इधर पॉजिटिव से आउटवर्ड थी, इधर नेगेटिव की तरफ है। तो अब देखें इधर ये फोर्स है, इधर ये फोर्स है, चार्ज तो सेम है तो फोर्स इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन क्या है, इधर पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड तो फोर्स भी आउटवर्ड, इधर नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, और इधर फोर्स भी इनवर्ड। अब इन दोनों को देखें तो एडअप हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि दोनों अब सेम डायरेक्शन में। इधर माइनस क्यों लगा था, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, इधर सेम डायरेक्शन में तो माइनस नहीं लगेगा, तो F + F इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2F हो जाएगा, तो फोर्स क्या लगेगी, डबल लगेगी। ठीक है, आप इधर एरो लगा देंगे तो हम इसको किस फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया अगर दोनों प्लेट्स पे सेम चार्ज हो तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, नेट फोर्स 0 हो जाएगी। हाँ, अगर ऑपोजिट चार्ज हो प्लेट्स पे तो फिर क्या होगा, सेंटर वाले चार्ज पर डबल हो जाएगी फोर्स। रीज़न क्या है, क्योंकि डायरेक्शन चार्जेस की डायरेक्शन फोर्सेस की
सेम हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। लेक्टी लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई। क्वेश्चन 5 में कहता है लेक्टिफी लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। ये मैंने जब लेक्टिफी लाइन्स की 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी वहाँ पे बता दिया था, तो वहाँ पे जाके क्वेश्चन देखें। इधर भी मैं एक दफ़ा बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लेक्टिफी लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। अब देखें, मैं कहता हूँ एक ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। लेक्टिफी लाइन्स पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ आती है, ठीक है, ये आ रही है। और ये लेक्टिफी लाइन्स है, और इधर एक और ड्रा करते हैं, ये इसकी लाइन ड्रा कर दी। अब ये 2 लाइन्स हैं, ये क्रॉस कर गई हैं, वैसे नहीं करती। सपोज कर गई हैं तो क्या नुकसान होगा? वो क्वेश्चन में कहता है नहीं कर सकती, तो हमने कर दी, तो देखते हैं क्या नुकसान होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब देखें, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक डायरेक्शन ये वाली आ जाएगी और एक डायरेक्शन ये वाली आ जाएगी। 2 डायरेक्शन आ गई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, 2 की वहीं, क्योंकि एक पॉइंट पे देखें, एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने टेंजेंट ड्रा किया इस लाइन के क्रॉस, तो ये वाला आ गई, ये वाली आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड E1, और दूसरी रेड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेड कलर में है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये वाली आएगी, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? सपोज इसको E2 से लिख लेते हैं। ये मैंने आपको उधर बताया था, डिटेल से उधर देख लें। टेंजेंट के अलॉन्ग ही क्या होती है? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ब्लू कलर में, तो इसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और ये रेड कलर में क्या है? दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट के अलॉन्ग ये आ रही है। तो दोनों देखें, एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन आ गई हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ये दोनों लाइंस क्रॉस कर जाएं तो एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन आ जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है, बिकॉज इफ दे क्रॉस ईच अदर दे हैव मोर देन 2 डायरेक्शन विच इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इफ़ पॉइंट चार्ज Q ऑफ मैस M इज रिलीज इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द फील्ड इन द सेम डायरेक्शन पॉइंटिंग विल इट मेक रेक्टिलिनियर मोशन। अच्छा, इसमें कहते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म, अगर आप चार्ज को वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, वेरिएबल कह दें या नॉन यूनिफॉर्म कह लें, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज को रख लें तो उसकी मोशन क्या रेक्टिलिनियर होगी? रेक्टिलिनियर का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। इधर मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ। लेट करें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से किस तरफ होती है? हमने पढ़ा हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है। इसी तरह ये भी ड्रा कर लेंगे। और एक मैं इधर बनाता हूँ इंडिविजुअल आइसोलेटेड एटम बनाता हूँ पॉजिटिव, और पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक, अगर सिर्फ पॉजिटिव इंडिविजुअल है, आइसोलेटेड है, तो इसकी आउटवर्ड होगी। हाँ, अगर सिमिलर मैं सिर्फ इंडिविजुअल या आइसोलेटेड नेगेटिव ड्रा करता हूँ तो इसकी फील्ड लाइंस किस तरफ होंगी? इनवर्ड होंगी, ठीक है। ये मैंने डायग्राम बनाई क्वेश्चन समझाने के लिए। अब इन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, और हमें कैसे पता चला वेरिएबल है? ये सिंपल सा पॉइंट है, देखें ई इनवर्स पोर्शन टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, ये भी हमने देखा था। तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस के इनवर्स होती है। अब देखें, आपको एक ये भी बात बताई थी, जहाँ लाइंस कर्व हो वो वेरिएबल को शो करती है। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ा था, कर्व लाइंस बताएंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखें ये कर्व लाइन है तो वेरिएबल है, ठीक है। और वैसे भी डिस्टेंस से देख लें, डिस्टेंस ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। तो देखें इससे अवे जा रहे हैं तो डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, ठीक है। इधर भी आ जाएँ, इससे चार्ज से अवे जाएँ तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। सिमिलर इधर आ जाएँ, नेगेटिव चार्ज से अवे जाएँ तो डिस्टेंस ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो ये इन शॉर्ट बताने के लिए कि इन तीनों चार्जेस, इन तीनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। अगर हम क्या करें, एक और पॉजिटिव चार्ज इसमें रख दें, इधर रख दें, या इधर हम प्लेस कर दें, या हम इधर प्लेस कर दें, ठीक है, तो बताएं इस चार्ज की क्या मोशन होगी? विल इट मेक रेक्टिलिनियर मोशन? रेक्टिलिनियर का मतलब है क्या ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा? तो आंसर है ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। चूंकि जब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में रखते हैं तो चार्ज यूजुअली क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग मूव करता है। तो यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है, कर्व है, तो चार्ज भी कैसे मूव करेगा, कर्व मूव करेगा, ठीक है। तो चार्ज जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो चार्ज किसको फॉलो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करता है। जैसी लाइन होगी उसी तरह मोशन करेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो किस फॉर्म में है,
कर्व लाइन में है तो चार्ज मूव करेगा, यहाँ से रिपेल होगा ये पॉजिटिव से, और पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा तो मूव करेगा, तो कर्व लाइन के लॉन्ग मूव करेगा। ठीक है, यूँ समझ इलेक्ट्रिक लाइन इधर इसका पाथ है। अब देखें इधर देखें ये भी वेरिएबल है, लेकिन इधर एक ही चार्ज है, वो क्या है पॉजिटिव है, और इसके अंदर क्या रखा है फील्ड में एक पॉजिटिव रखा। रिपेल होगा तो ये अवे मूव करेगा, जब ये अवे मूव करता है आउटवर्ड मूव करता है तो इधर देखें ये अब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ये वेरिएबल है, इधर वेरिएबल में 2 चार्ज थे, इधर वेरिएबल में सिर्फ आइसोलेटेड 1 चार्ज है, तो 1 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट होती है, वेरिएबल तो है अवे जाने से कम हो रही है, ठीक है डिक्रीज हो रही है, लेकिन क्या है स्ट्रेट लाइन में है, तो ये अब चार्ज स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग इस तरह से मूव कर देगा। ठीक है, अब देखें इधर आ जाए, ये भी एक ही आइसोलेटेड चार्ज है, तो इसमें क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा तो इधर आएगा और ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तो इधर स्ट्रेट लाइन में आएगा ना क्योंकि अट्रैक्ट हो रहा है, और ये इधर लाइन ही स्ट्रेट है तो चार्ज भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अब देखें इधर कर्व लाइन थी तो चार्ज कर्व लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है, इधर स्ट्रेट लाइन है चार्ज की और नेगेटिव की और पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेट लाइन है, तो इधर इन दोनों में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों केस में तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब है चार्ज कर्व लाइन में भी मूव कर सकता है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है। तो रीज़न क्या है, हम कहेंगे व्हेन इट प्लेस इन द फील्ड ऑफ 2 चार्जेस देन इट विल मेक then it will move along curve line, or if the point charge is placed in the non-uniform electric field of isolated charge, then it will move along straight line or it will make rectilinear motion because it follow the field electric field line which is straight। क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो कर रहा है तो वो स्ट्रेट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो चार्ज भी स्ट्रेट मूव करेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर हमने 6 देख लिया। अब आ जाए 12 पे, इज़ ई नेसेसरली ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बलून इफ बलून इज स्फेरिकल, एज्यूम दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। ठीक है, तो कह रहा है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन इजी हैं। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ, पढ़ने से मुश्किल लग रहा होगा लेकिन ये बहुत सिंपल सा है। कहता है कि एक हमारे पास चार्ज्ड रबर बलून है, ये रबड़ का बलून है, बलून गुब्बारा कहते हैं, एयर फिल की हुई है, इसके आउटसाइड पे चार्ज है। ठीक है, तो क्या इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसरली ज़ीरो है? तो आंसर बताना है। ये तो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गाउसी's लॉ है। गाउसी's लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन क्या कहती है, आउटसाइड पे चार्ज है लेकिन इनसाइड इसके चार्ज ना हो स्फीयर के, तो चार्ज ना हो तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, ज़ीरो होती है। चार्ज ज़ीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो। तो ये तो फर्स्ट एप्लीकेशन है। तो उसने कहा क्या क्वेश्चन कि रबर बलून है, उसके आउटसाइड पे चार्ज है, तो क्या उसके अंदर बलून के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी? तो ऑफकोर्स ज़ीरो होगी। कैसे बोला, ये देखें हमने इसको प्रूफ भी किया था। हम गाउसी's लॉ यूज़ करते हैं। गाउसी's लॉ क्या होता है, 1/ε0 क्यू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें गाउसी's लॉ के अगर आप देखें तो इसके इनसाइड चार्ज कितना है, चार्ज ज़ीरो है, तो आप इधर पुट कर दें ज़ीरो चार्ज, और दूसरी साइड पे आ जाएं फ्लक्स लगा दें। फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, E.A होता है। ठीक है, तो E.A ये वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये ज़ीरो आ जाएगा, और ये इक्वेशन है ये बता रही है ये ज़ीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ज़ीरो होगी, या तो एरिया ज़ीरो होगा, या तो दोनों ही ज़ीरो होंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो फिर आंसर ज़ीरो आएगा। इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा तो आंसर ज़ीरो, या ये दोनों ही ज़ीरो, ज़ीरो इंटू ज़ीरो, ज़ीरो आंसर आ जाएगा। तो हमें पता है एरिया तो ज़ीरो नहीं है। ठीक है ना, ये इसका एरिया अंदर, ये इसका एरिया तो होगा कुछ ना कुछ, जिसको गाशियन सरफेस कह रहे हैं। गाशियन सरफेस का एरिया तो होगा, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या है, ज़ीरो है। तो इधर से रिजल्ट निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आ गई। कब, जब आउटसाइड पे चार्ज है लेकिन इनसाइड चार्ज ज़ीरो है। तो हम कहेंगे येस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड रबर बलून इज नेसेसरली ज़ीरो बिकॉज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गाउसी's लॉ व्हेन द चार्ज इनसाइड ज़ीरो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो ज़ीरो। साथ ही हम मैथमेटिकल फॉर्म लिख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमने 7 भी देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है, इज इट ट्रू दैट गाउसी's लॉ स्टेट दैट the total number of lines crossing any cross surface
is the in the outward direction is perpendicular to the net positive charge enclosed within the surface। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अगर इसको आसान अल्फाज से मैं बताऊं तो कहते हैं कि गाज़ीज़ लॉ में बताएं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या नेट चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ये हमने बताना है। इज़ इट टू दैट गाज़ीज़ लॉ स्टेट दैट द फ्लक्स इज proportion to the number of field lines crossing any closed surface। ठीक है, तो कहते हैं मैं इधर डायग्राम अगर ड्रा करूं, पॉजिटिव चार्ज है इसमें लेट, तो ये पॉजिटिव चार्ज से कितनी लाइंस निकल रही हैं, 4 निकल रही हैं, तो 4 निकल रही हैं तो फ्लक्स भी कितना होगा, फ्लक्स भी कितना होगा, 4 होगा। हमें पता है कि जितना चार्ज हो, चार्ज जितना ज़्यादा हो और उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। चार्ज ग्रेटर होगा, अगर क्वांटिटी ज़्यादा तो उससे आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है E डॉट ए होता है। तो देखें चार्ज इस स्फीयर में ज़्यादा होगा, पॉइंट चार्ज ग्रेटर होगा, तो इससे ज़्यादा होने से क्या ज़्यादा आ जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ज़्यादा होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होंगी तो क्या ज़्यादा होगा, फ्लक्स से ज़्यादा होगा। तो यही उसने कहा था, क्या गासिस, वो कहता है क्या गासिस लॉ की स्टेटमेंट ट्रू है। गासिस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, हमने कहा ना गासिस लॉ की स्टेटमेंट होती है 1/ε0 इंटू क्यू, ये गासिस लॉ की स्टेटमेंट है। F5 इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू, ये गासिस लॉ की स्टेटमेंट है। यानी गासिस लॉ किसके डायरेक्ट है, नेट चार्ज के। ठीक है, तो कहता है क्या फ्लक्स नेट चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या ये ट्रू है, ये गासिस लॉ की स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम कहेंगे यस इट इज़ ट्रू। क्यों, क्योंकि ये जो क्लोज सरफेस है इसमें जो चार्ज है, चार्ज ग्रेटर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर तो फ्लक्स ग्रेटर। तो हम कहेंगे कि ये अगर इनडायरेक्टली हम इसको बात कर लें तो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शन आ रहा है, चार्ज की आ रहा है, कि चार्ज फ्लक्स प्रोपोर्शन है चार्ज के। चार्ज ग्रेटर होगा तो इसका मतलब फ्लक्स भी ग्रेटर होगा। तो हम कहेंगे येस इट इज़ ट्रू दैट गासिस लॉ इज ट्रू दैट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस आर प्रोपोर्शन टू नेट चार्ज। ठीक है, तो फ्लक्स को नाम क्या देते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, अब कितनी लाइंस हैं इधर, 1 2 3 4। अगर 4 लाइंस हैं तो इसका मतलब है फ्लक्स भी क्या हुआ, 4 है, और फ्लक्स 4 है तो इसका मतलब है वो 4 किसके डायरेक्ट है, चार्ज के। अगर चार्ज ज़्यादा कर देंगे तो फ्लक्स भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमने देख लिया कि चार्ज ज़्यादा होने से फ्लक्स ज़्यादा हो जाता है। ठीक हो गया, अब ये हमने रीज़न बता दिया। अब चलते हैं, इसमें ना आपने फार्मूला एक मैथमेटिकल फॉर्म भी ड्राइव कर लेनी है। एक तो आपने ये थ्योरेटिकल बता देना है यस ये ट्रू होता है, फिर प्रूफ कैसे करना है, आपने गासिस लॉ की स्टेटमेंट लिख देनी है 1/ε0 इंटू क्यू, और आप इधर लिखेंगे ये वाला फैक्टर तो कांस्टेंट है, इधर हमने कांस्टेंट लिख दिया। ठीक है, और फिर कांस्टेंट को इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है। तो चार्ज किसके डायरेक्टिव पोर्शन आ गया, फ्लक्स किसके डायरेक्टिव पोर्शन आ गया, चार्ज के। फ्लक्स चार्ज के डायरेक्टिव पोर्शन है, यानी फ्लक्स को हम कहते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसके डायरेक्टिव पोर्शन है, चार्ज के, और चार्ज किस में है, सरफेस के इनसाइड, इस सरफेस के क्लोज सरफेस के इनसाइड है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसमें कहता है द इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। इसमें पूछ रहा है बताएं इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ड्रा कर दूँ, मैं लेट करता हूँ, ये बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है, और यहाँ पे ये कंडक्टर है, रोड है जिसमें करंट फ्लो करेगा, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। लेट ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है। अब इसमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से किस तरफ फ्लो करते हैं, मूव करते हैं। अब आपको पता है कि हम पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल कहते हैं एंड नेगेटिव को हम लो पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, और इधर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव को हम हाई पोटेंशियल कहते हैं।
पोटेंशियल को हम वी से भी लिखते हैं, तो मैं इधर सिंपल क्या लिख लेता हूँ, वी लिख लेता हूँ, ठीक है। नेगेटिव किसको बताएगा, लो पोटेंशियल को, और पॉजिटिव किसको बताएगा, हाई पोटेंशियल को। पोटेंशियल को वी से लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो बताना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से किस तरह मूव करते हैं। अच्छा अब देखें ज़रा, ये नेगेटिव इधर है तो इधर लगा लें, ये पॉजिटिव इधर है तो इधर आ जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से किस तरफ होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। अब ये मेटल है, तो मेटल में तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो और इलेक्ट्रॉन्स पे हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने मूव करना, जिन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है इस वक्त। अच्छा अब देखें ज़रा, आपको पता है कि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब जितने भी इधर, इसको यूँ बना लेते हैं, अब जितने भी इधर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और नेगेटिव की तरफ क्या होंगे, रिपेल होंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, कॉमन सेंस है ना। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से क्या होंगे, रिपेल, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होंगे, अट्रैक्ट। तो फिर इस तरह से इलेक्ट्रॉन की मोशन किस तरफ आ जाएगी, यूँ आ जाएगी, ये मोशन हो रही है। और ये मोशन क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ये इधर की तरफ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव कर रहे हैं, यूँ मूव कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करते हैं। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। या आप यूँ कह लें, नेगेटिव को लो पोटेंशियल कहते हैं, पॉजिटिव को हम हाई पोटेंशियल कहते हैं। तो फिर हम यूँ भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ठीक हो गया। तो ये आपने बताना, ये अक्सर स्टूडेंट्स रॉन्ग आंसर दे देते हैं, ठीक है। तो उसमें यस नो लिख देते हैं शुरू में, फिर आगे नई कहानी डाल देते हैं, वो उलट ही बता देते हैं। तो आपने कहना है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पार्टिकल क्या करते हैं, क्या करते हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, और ये इस तरह से इनका फ्लो हो जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा हम कहेंगे, ये आंसर आप देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, उसको आप अपनी वर्डिंग में भी बना सकते हैं। ये हमने कर लिया एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। आपको पैटर्न मैंने असाइन कर दिया, हमने ये क्लासेस में कितना, ऑनलाइन क्लासेस में कितना हमने पढ़ना है उस सिलेबस आपको बता दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ। और एक बात वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि इस दफ़ा एंटी टेस्ट बच्चों का जो हुआ है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि होना है या नहीं होना, या मेरिट ओपन मेरिट पे होना है, या टेस्ट होगा या यूनिवर्सिटी अपना लेगी, या ऑनलाइन टेस्ट होंगे। क्योंकि कोरोना आ गया था, कोरोना की वजह से सब कुछ लॉकडाउन था, कोई घर से बाहर नहीं जा रहे थे अभी तक। इवन ये इंस्टीट्यूट कॉलेज वगैरह सारी यूनिवर्सिटी क्लोज़ हैं, तो एंटी टेस्ट स्टूडेंट्स तैयारी नहीं कर सके, या कर भी सके हैं तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और वो उनको लाइव पढ़ाया जा रहा है। और लाइव में प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ बीच में पढ़ते पढ़ते डिस्कनेक्ट हो जाता है, बड़े मसाइल हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने अब ये सोचा है कि आपको जो चैप्टर पढ़ाऊँगा उसके एंटी टेस्ट के MCQs भी अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। वो थोड़े नहीं होते, ज़्यादा होते हैं, तो मैं फिर डिफरेंट वीडियोस बना के, नंबर ऑफ़ वीडियो बना के उसके एक अलग से चैनल पे प्लेलिस्ट में बना दूंगा फोल्डर, उस पे एंटी टेस्ट की वीडियो लगाता जाऊँगा। चूँकि हमने चैप्टर 12 पढ़ लिया है, ठीक है। इसके एंटी टेस्ट के जो MCQs हैं वो मैं वाइट बोर्ड पे इधर समझा के वीडियो रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर दूंगा, वो आप भी देखा करेंगे। साथ साथ वो सेशन चलता रहेगा 13 चैप्टर, इसके भी MCQ थोड़े थोड़े मैं अपलोड करता रहूँगा ताकि आप इसको रेगुलरली करते रहें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप एंटी टेस्ट की बारी आएगी, आप इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लेंगे सेकेंड ईयर, तब चाहे आप दोबारा कोरोना आ जाए, चाहे या आप कहें ये इंस्टीट्यूट बंद है, तो आपको फ़िक्र नहीं होगी, क्योंकि मैंने सारी एंटी टेस्ट की तैयारी आपको इनमें करवा देनी है। वैसे भी मैंने एंटी टेस्ट के लेक्चर अपलोड करने हैं सेकेंड ईयर के, फर्स्ट ईयर के कर रहा था पहले,
तो आपकी क्लासेस शुरू होगी, मैंने इसलिए फिर सेकेंड ईयर की तरफ आ गया। तो अब मैंने चूँकि ये सोच लिया कि सेकेंड ईयर के करने तो हैं मैंने अपलोड, तो क्यों ना अब आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस तरह जो चैप्टर आपको पढ़ाता जाऊँ वो सारे डिटेल के साथ एंट्री टेस्ट की तैयारी के लेक्चर जो हैं वो अपलोड करता जाऊँ, और आपका फ़ायदा हो जाएगा। आपको ये फ़ायदा होगा, आप एंट्री टेस्ट की तैयारी इधर साथ साथ ही हो रही है, बाद में चाहे आप ना कहीं से करें, आप कोरोना आ जाए या कोई भी मसला आ जाए, घर में बैठे हुए हैं, टेस्ट होना है एंट्री टेस्ट का या नहीं होना, आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपने पूरा साल चैप्टर वाइज एंट्री टेस्ट की तैयारी साथ साथ की होगी, कंसेप्ट आपके बड़े अच्छे होंगे, प्रैक्टिस की होगी। मज़ीद रिहर्सल के लिए भी आपको MCQs दिया करूँगा, ठीक है, असाइनमेंट के तौर पर आप वो किया करेंगे, तो आपको बाद में नहीं फिक्र रहेगी कि MCQs का टेस्ट होना है या नहीं होना। अगर होना है तो थोड़ा टाइम है हमारे पास, हमारी तैयारी नहीं होगी, ये सारी बातें पीछे रह जाएंगी अगर आप मेरे एंट्री टेस्ट के लेक्चर सुनते जाएंगे जो मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा। तो उम्मीद है आप इस पे ध्यान देंगे, आप अटेंटिव हो के ये मेरे वीडियो लेक्चर सुनेंगे एंट्री टेस्ट वाले, ताकि आपको बहुत भरपूर अच्छा फ़ायदा हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। एंट्री टेस्ट में ज़्यादातर स्टूडेंट्स रह जाते हैं MD कैट में और इंजीनियरिंग में, तो इधर से अगर वो अभी से ही करना शुरू हो जाएँ तो वो कहीं मार नहीं खा सकते। तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि आपको एफ़र्ट की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।